अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है जनरल एडमिशन से हम शुरू करने के। सो यूएचएस जो है उन्होंने अब जो है हमारे पास एक जो है ना ब्लॉक्स वाइज़ उन्होंने कर दिए। तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट ब्लॉक जो है उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से बेसिकली जो मतलब स्कीम ऑफ जो चीज़ें हैं बाकी वो काफ़ी हद तक उसी तरह से ही है। हमारी जो कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड चेंजेस नहीं है इसके अंदर कि अब हमने एनाटमी या कुछ और पढ़नी हो। तो वही एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन इनके साथ हमारे पास जो क्लिनिकल कोरिलेशन है पहले भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जो है क्लिनिकल कोरिलेशन ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ उन्होंने किया कि एससीक्यूज़ खत्म करके उन्होंने सारी चीज़ें जो है एमसीक्यूज़ बेस्ड कर दी। इसमें हमारे पास जो डिज़ीज़ बर्डन प्रिवेंशन, कम्युनिटी मेडिसिन और जो पब्लिक हेल्थ है ये पहले नहीं थी, लेकिन ये कि अब ज़्यादा हो गई। बिहेवियर साइंसेज़ भी ऐड कर दी उन्होंने। और पैथोलॉजी और फार्मा जोन सी है वो भी इन्होंने 13 इस कुछ एमसीक्यूज़ यानी कि पोर्शन जो ऐड कर दिए। देखा जाए तो अच्छी बात इस तरह से है क्योंकि यूएस अमेरिका के अंदर पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन हम लैब की बात करें यूएस अमेरिका की कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ जोन से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और बिहेवियर साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। तो अब एक इनको जो जब वेटेज मिल गया तो हम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तरह इनको प्रिपेयर करेंगे। पहले जो जनरल एनाटमी थी उसके अंदर से आते थे 12 एमसीक्यू आते थे और 1 एससीक्यू आता था। तो तकरीबन आप कह लें सॉरी 7 एमसीक्यू आते थे और 1 एससीक्यू आता था। तकरीबन 12 क्वेश्चन बनते थे। अब उन्होंने क्योंकि एमसीक्यू कर दिया तो अप्रॉक्सिमेटली हम इतना ही एस्टिमेट करते हैं कि 12 एमसीक्यू जो फर्स्ट ब्लॉक में से हैं वो जनरल एनाटमी से आएँगे। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर अगर हम टॉपिक्स देखते हैं तो जनरल एनाटमी के अंदर हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटमी और इसके अंदर हमारे पास जो है ना बेसिक बेसिक चीज़ आती है। जैसे आते हैं हमारे पास जो है अप्लाइड ब्रांचेस जो से वो कौन सी है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या हैं। इन टर्म्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो आपसे एग्जैक्टली पूछे, लेकिन ये है कि ये जो टर्म्स होती हैं ये हमें बाकी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई होने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और खासतौर पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के अंदर अगर आपको ये टर्म्स अभी अच्छी तरह से पता होंगी तो आपको ना सिर्फ ये कि आगे से एनाटमी, सर्जरी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ईज़ी हो जाएगा, बल्कि एग्ज़ाम्स वगैरह प्रिपेयर करने में भी फिर आसानी होगी। सो इसके अंदर से जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनके मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। बाकी जो चीज़ें आप इसके अंदर जो सीखने वाली हैं ना वो जैसे-जैसे हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर्स को समझते जाएँगे ना वहाँ पे थोड़ी देर बंदा गूगल करके एक दफ़ा देख लेता है या तो आपको वहाँ पे ही समझ आ जाती है। अब अगर हम लाइक की बात करते हैं तो लाइक के अंदर जो चैप्टर 1 है इसके अंदर से हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो ये प्रोटोप्लाज़्म और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको टाइम मिले तो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बताता जाऊँगा। इनके अंदर से जो-जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, वो मैं बीच में मेंशन करता जाऊँगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें स्किप करता जाऊँगा। तो ये जो प्रोटोप्लाज़्म वगैरह है, जब हम सारे डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताते जाएँगे। अभी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 4 बेसिक जो टिश्यूज़ हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है। सो नर्वस टिश्यू बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स होती हैं, वो हमारे पास नर्वस टिश्यू आ जाते हैं। जो भी सेंसेशंस आईज़ की बात कर लें वो नर्वस टिश्यू होगा, उसके अलावा जो हमारी हैंड्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, उनके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि टच वगैरह, हीट वगैरह को सेंस करते हैं, वो नर्वस टिश्यू में आते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है सारे कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, 3 मस्कुलर टिश्यू मेनली इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल कनेक्टिव मसल सॉरी स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल जो है वो मस्कुलर टिश्यू आते हैं फिर हमारे पास। कनेक्टिव टिश्यू जो है बेसिकली इसको इस तरह समझ लें कि बाकी जो बॉडी का बल्क है ना वो कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, बोन आ जाता है, कार्टिलेज आ जाता है, इसके अंदर फैट आ जाता है, तो वो सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। ब्लड जो-सा है ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड जो-सा है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू की एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह ये सारे जो-सा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो भी कवरिंग बनाते हैं ना वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब मैं आपको स्केची और बाकी चीज़ों से एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। अभी स्केची के अंदर जब स्किन एनाटॉमी दिखा रहे थे तो इसके अंदर क्या होता है कि एपिडर्मिस दिखा रही हैं। एपिडर्मिस जो है ये अब ये जो है ना ये एपिथेलियम की एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद ये देखिए जो फैट और कनेक्टिव टिश्यू है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह जब ये स्किन पढ़ा रहे होते हैं तो स्किन के अंदर अभी ये जो एपिडर्मिस लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस बताई हुई हैं, ये इसके अंदर ये जो हमारे पास ये मसल नज़र आ रही हैं ये स्क्वेमस सेल्स हैं। तो ये स्क्वेमस सेल्स उनसे बेसिकली ये एपिथेलियम की जो है ना उसकी लेयर्स हैं ये। तो अभी तो ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, जब आप रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम में तो आपने बस इनको गो थ्रू कर देना, तो ये आपको एक दफ़ा कंसोलिडेट हो जाएँगे। लेकिन जब ये ज़रूरत आएगी तो फिर मैं साथ-साथ ये लेक्चर्स भी कवर अगर हम कोई गूगल सर्च करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके अंदर ये सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस ये मुख्तलिफ लेयर, मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स बॉडी है उसके अंदर मुख्तलिफ सरफेसेस को डिफरेंट टिश्यू के टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो जो है वो कवर करते हैं। तो ये जो बेसिकली हैं ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए है कि बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। फिर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आया था, कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ये फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिन, कोलेजन सारे कनेक्टेड बोन जो है ना वो सारी बोन वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाती है हमारे पास। फिर हमारे पास ये ब्रांचेज़ ऑफ एनाटॉमी आती है, ब्रांचेज़ ऑफ एनाटॉमी में हमारे पास ग्रॉस आती है, ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम जो-सा ना ये जो है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखते हैं नेकेड आई से। ये ग्रॉस एनाटॉमी जो है बेसिकली अगर आप समझ लें जिस बंदे ने सर्जन बनना है या सर्जरी के लिए जो है ना वो वाली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि ग्रॉस एनाटॉमी उसके तरह।
हिस्टोलॉजी जो-सी होती है ये हमें बताती है कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सेल्स के अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं, ये ट्यूमर से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। डिसीज़ के अंदर भी हिस्टोलॉजिकल चेंजेज़ आते हैं, तो इनको स्टडी करने की ज़रूरत है। फिर एम्ब्रियोलॉजी जो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि एम्ब्रियोलॉजी हमें ये बताती है कौन-सा जो ऑर्गन है, कौन-सा पार्ट है बॉडी का, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, किस जगह से ओरिजिनेट हुआ था। क्योंकि जिस तरह जब डेवलपमेंट हो रही थी, तो उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मेन जो है ना स्टेमिंग पार्ट्स होते हैं, वहाँ से जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। तो हमें वहाँ से भी पता चलता है कि अगर कोई ट्यूमर है या कोई डिज़ीज़ है, तो वो एम्ब्रियोलॉजिकली किस टिश्यू से रिलेटेड है। इस तरह फिर न्यूरो एनाटॉमी जो है ये एक जो है ना वाइड ब्रांच है स्पेसिफिक। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कि बॉडी के जो डिफरेंट ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो किस तरह से डिफरेंट चीज़ों के साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं, उसको वो न्यूरो एनाटॉमी में आ जाता है। बाकी जो चैप्टर वो एज़ सच एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि वो टर्म्स जो हैं साथ-साथ डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कस करते जाएँगे। अब आए थे हमारे पास एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम जो है एनाटमी जब जब भी एनाटमी या कोई भी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि कोई कोई स्ट्रक्चर है वो आगे पड़ा होता है, लेफ्ट पे पड़ा होता है, राइट पे पड़ा होता है। हम उसके लिए एनाटॉमिकल टर्म्स यूज़ करते हैं। मीडियल पड़ा होता है, लैटरल पड़ा होता है, इंटीरियर पड़ा होता है, पोस्टीरियर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस वजह से आपको एनाटॉमिकल जो ये जो चीज़ें हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। एंड अप्लाइड ब्रांचेज़ का डिस्कस कर लिया, अब एनाटॉमिकल पोज़ीशन डिस्कस करते हैं। ये जो एनाटॉमिकल पोज़ीशन थे बेसिकली इस तरह से एक बंदा जो खड़ा होता है जिसका पाम जो सी वो सामने की तरफ फेस कर रहे हैं और जो ये इसके फुट है हम कह रहे हैं वो भी जो है सामने की तरफ फेस करें। ये एनाटॉमिकल पोज़ीशन जो है ये दिखाई हुई है। इसके अंदर हमारे पास आए थे बेसिकली ये स्टैंडर्डाइज़्ड है। अब जब किसी ने एक्सप्लेन करना होगा ना कि हार्ट जो-सा है वो लेफ्ट साइड पे होता है, तो वो ये बताएगा कि इस जो बॉडी है, इसके रेफ़रेंस से बताएगा कि इस बॉडी के लेफ्ट साइड पे होता है हार्ट। तो वो ये इस तरह से होगा। अब ये जो है ना इसमें बताएगा कि अगर मिसाल के तौर पे इसका जो नोज़ है वो सबसे फ्रंट पे है, तो हम कहेंगे कि इंटीरियर पे है, ठीक है? तो ये इस पोज़ीशन के अंदर क्या होगा, अब स्टैंडर्डाइज़्ड हो जाएँगी चीज़ें। ये जो उनसे ना उसकी डेफ़िनेशन बन जाती है, पहले डेफ़िनेशन पूछते होते थे कि बॉडी जो है वो स्टैंडिंग इरेक्ट बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है और आइज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द होराइज़न, बिल्कुल सामने देख रहा है, अपने इस लेवल के ऊपर जो है ना होराइज़न पे देख रहा है। अपर लिम्ब जो है हैंगिंग बाय द साइड, और ये जो अपर लिम्ब्स हैं इनको कहते हैं, यहाँ से इनको अपर लिम्ब कहते हैं। तो अपर लिम्ब जो है वो साइड के ऊपर है, साइड्स पे हैं, और पाल्म्स जो सी हैं वो फॉरवर्ड, डायरेक्टेड फॉरवर्ड सामने की तरफ है। फीट जो हैं वो टुगेदर हैं, मतलब एक-दूसरे के पास हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और जो है वो टोज़ जो है वो सामने की तरफ पॉइंट कर रही हैं। ये जो है इन्होंने दिखाया हुआ है एनाटॉमिकल पोज़ीशन। अब जो इस तरह जब डेड बॉडी होती है, तो कैडावर जिसे हम कहते हैं, तो कैडावर जो उनसे जब डायसेक्शन टेबल के ऊपर वो बेशक जो है वो लेटी होगी, बैक या साइड पे भी होगी। तो हम जो उनसे जब भी उसकी एनाटॉमी डिफ़ाइन करेंगे ना, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि जैसे वो स्ट्रेट खड़ी हुई है, और उसके मुताबिक हम एनाटॉमिकल पोज़ीशन के अंदर हम जो है वो चीज़ें जो है डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद जो है हम थोड़ा-सा ग्रेज़ एनाटॉमी देख लेते हैं, उसके अंदर ये किस तरह है। ये नेटर्स एटलस के अंदर से अकॉर्डिंग पिक्चर है, और ये ग्रेज़ एनाटॉमी के अंदर से पिक्चर्स हैं, ग्रेज़ एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट्स। जो ग्रेज़ एनाटॉमी है उसमें भी एनाटॉमिकल पोज़ीशन इस तरह ही दिखाई हुई है कि स्टैंडिंग अपराइट विद फीट टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड, फेस लुकिंग फॉरवर्ड, माउथ क्लोज्ड है, और फेशियल एक्सप्रेशन इन न्यूट्रल है। जितनी मर्ज़ी डिटेल ऐड कर लें। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पाल्म्स ऑफ द हैंड्स फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, विद द फिंगर्स स्ट्रेट एंड टुगेदर विद द पैड ऑफ द थंब टर्न 90 डिग्रीज़। ये जो पैड है वो इस तरह जो है ना 90 डिग्रीज़ बाहर की तरफ है, जिस तरह यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो ये एनाटॉमिकल पोज़ीशन है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लेन्स। तो सबसे पहले कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो है ना ये इस तरह से अपराइट खड़ा हुआ है, और ये बॉडी को ये जो है ये बॉडी है, यानी कि स्पेसिमेन कह लें या वो जो भी बॉडी है, इसको इसने फ्रंट और बैक 2 पीस में डिवाइड किया है। अब ये जो है ना बेसिकली ये जिस तरह फ्रंटल प्लेन दिखाया ना, ये बेसिकली इस तरह से बॉडी को ये बंदे के ऊपर से किया है। इस तरह से उसको जब ये हम कट करेंगे, तो ये एक सामने वाला पीस आ जाएगा, और एक बैक वाला। तो हम एनाटॉमी में कहते हैं कि एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर सेगमेंट, या एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। अभी जो कोरोनल प्लेन जो है ना वो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरह भी ये कर सकता है। इसके अंदर क्या है कि ये इसने बॉडी को 2 पार्ट्स में स्टिल डिवाइड किया है। ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो छोटा है, लेकिन जो एंटीरियर पोर्शन है वो लार्ज है। बट इसने पार्ट्स 2 में ही डिवाइड किया है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी कोरोनल प्लेन जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। अब इससे जो है ना ये कोरोनल प्लेन है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करेगा। फिर आता है हमारे पास सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन जो सा ये दिखाया हुआ है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन भी जो सा क्या है वर्टिकली ऊपर से नीचे कट करता है, लेकिन ये बॉडी को जो है ना लेफ्ट और राइट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है।
ओरिएंटेड वर्टिकली बट आर राइट एंगल टू द कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो सा था वो इस तरह से इसको डिवाइड कर रहा था, ठीक है? तो ये जो सैजिटल प्लेन है ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स। जो प्लेन्स होंगे वो सेंटर ऑफ द बॉडी से जो वो गुजरेगा और इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ्स के अंदर अगर ये हमारे पास आ गया सैजिटल प्लेन। अब जो सैजिटल प्लेन जो उन्होंने दिखाया ना, बेसिकली ये दिखाया हुआ है सैजिटल प्लेन यहाँ पे। इसके अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि जो है ना इस तरह ऊपर से नीचे अब इसने कट किया, एक लेफ्ट हाफ हो गया, एक राइट हाफ हो गया। अब जो सैजिटल प्लेन है वो अगेन मैं यहाँ पे भी सैजिटल प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी। तो ये क्या होंगे, इसको हम कहते हैं सैजिटल सेक्शंस। अगर एक ऐसा सैजिटल सेक्शन है जो कि बिल्कुल सेंटर से गुज़रा होगा ना, तो हम उसको कहेंगे मीडियन प्लेन। तो ये जो है ये इन्होंने सैजिटल प्लेन दिखाया, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर से गुज़रा है, हम इसलिए इसको कहेंगे मीडियल सैजिटल प्लेन कहेंगे, या फिर हम इसको कहेंगे सिर्फ़ मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन या मीडियन सैजिटल प्लेन कहेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसवर्स, हॉरिज़ॉन्टल या एक्सियल प्लेन्स। एक्सियल ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है ये इस तरह से दिखाए हुए हैं। मैंने डिफरेंट बुक से लिए हैं, इस वजह से ये डिफरेंट बुक से पिक्चर्स हैं डिफरेंट, ये हैं तो इस वजह से नाम डिफरेंट है ये। लेकिन ट्रांसवर्स प्लेन क्या करती है, बॉडी को अपर और जो है ना ये जो सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। मैंने जैसे बताया ना कि हम अपर और लोअर पार्ट नहीं कहते, हम ये कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। तो ये सुपीरियर पार्ट हो गया और ये इंफीरियर पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा सुपीरियर, ये जो बॉडी का अप ऊपर वाली साइड वाले जो है उसको कहते हैं सुपीरियर, और ये जो वाली साइड है इसको कहते हैं इंफीरियर। फिर हमारे पास आ जाती हैं टर्म्स मीडियल और लैटरल। जब हम सेंटर से शुरू करेंगे ना, तो जो चीज़ सेंटर की तरफ होगी उसको हम कहेंगे मीडियल, और जो चीज़ सेंटर से दूर होगी हम उसको कहेंगे लैटरल। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहना कि इसका जो शोल्डर है वो बॉडी से जो है ना सेंटर से दूर है, एज कम ये सॉरी जो थंब है इसका वो शोल्डर के मुकाबले में सेंटर से दूर है, तो अब मैं ये कहूँगा कि जो थंब है वो शोल्डर से लैटरली है। ठीक है? तो ये इस तरह से टर्म्स यूज़ होती हैं, और उसके दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि जो शोल्डर है वो थंब से मीडियल है, तो सेंटर की तरफ है। फिर हमारे पास टर्म होती है प्रॉक्सिमल और दूसरी टर्म होती है डिस्टल। प्रॉक्सिमल टर्म हम इसको कहते हैं जो कि ये सेंटर जो है ना, बेसिकली इसको हम थोड़ा-सा अज़्यूम करते हैं, तो सेंट्रल जो है ये यानी कि जो इस सेंटर की तरफ है बॉडी, तो प्रॉक्सिमल वो होगी जो सेंटर की तरफ होगी और डिस्टल वो होगी जो सेंटर से दूर होगी। तो ये जो हैंड है ये डिस्टल है एज़ कम्पेयर टू शोल्डर। इसी तरह यहाँ पे जो ये लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, उसका जो ये थाई वाला पार्ट है या इसका बॉडी इसके लेग का जो ओरिजिन है वो प्रॉक्सिमल है, और जो इसके फीट हैं वो डिस्टल हैं। तो ये जो ये भी टर्म्स यूज़ होते हैं, डिस्टल और प्रॉक्सिमल दोनों टर्म्स आप देख रहे हैं किस तरह से यूज़ हो रही हैं। फिर हमारे पास आई थी क्रेनियल और कॉर्डल। क्रेनियल हम कहते हैं जो हेड की तरफ होगी हम इसको कहेंगे क्रेनियल, और जो चीज़ हेड से दूर होगी उसको हम कहेंगे कॉर्डल। अब यहाँ पे मैंने जो मीडियल और लैटरल समझा दिए हैं और सुपीरियर और इंफीरियर समझा दिए। जो इंटीरियर है वो भी मैंने आपको बताया कि जो इस तरह हम जब इसको कोरोनल सेक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे तो जो फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा वो इंटीरियर हो जाएगा, और जो बैक वाला पार्ट हो जाएगा वो पोस्टीरियर हो जाएगा। अब वो जो इंटीरियर होता है उसके अंदर समटाइम्स हम यूज़ करते हैं वेंट्रल भी हम पोर्शन यूज़ करते हैं, और डोर्सल की सरफेस जो है पोस्टीरियर के लिए भी समटाइम्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो इसकी पाम है, अभी इसकी जो पाम की फ्रंट पे सरफेस नज़र आ रही है, हम कह सकते हैं कि ये इंटीरियर सरफेस है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वेंट्रल सरफेस है। और इसकी जो बैक ऑफ द हैंड है हम उसको कहेंगे कि वो या तो पोस्टीरियर सरफेस भी कह सकते हैं, हम उसको डॉर्सल सरफेस भी कह सकते हैं। अब ये टर्म्स आप पढ़ भी सकते हैं, स्ट्रक्चर रिलेटिव टू द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी, उसी तरह से आपको समझ आ जाएगी। जैसे नोज़ के बारे में लिखा है, नोज़ जो है ये एंटीरियर या वेंट्रल स्ट्रक्चर है। जैसे और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पोस्टीरियर या डॉर्सल स्ट्रक्चर है। वर्टिब्रल कॉलम इसकी बैक साइड पे होगा तो वो पोस्टीरियर या डॉर्सल स्ट्रक्चर है। दूसरी टर्म ये है कि हम थोड़ा-सा रिलेटिव ही बात करेंगे। नोज़ जो है वो लिखा है, जैसे लिखा है नोज़ इज़ एंटीरियर टू द ईयर। अगर हम इसकी ईयर की बात करें, जैसे ये वाली बात है, तो इसका ईयर यहाँ पे है और जो नोज़ है वो फ्रंट पे है। तो हम ये कहेंगे कि जो नोज़ है वो एंटीरियर टू द ईयर है। लेकिन जो अब ये अगर हम आँख की बात करें तो आँख जो है वो ईयर से एंटीरियर है बट नोज़ से पोस्टीरियर। तो ये हम जो है ना टर्म्स इस तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने लिप की बात करें तो लिप जो है वो चिन से नोज़ से इंफीरियर है बट चिन से सुपीरियर है। तो इस तरह से ये टर्म्स यूज़ होती हैं। अगेन अब ये इस तरह मीडियल लैटरल भी हैं, हम मतलब ये एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, लेकिन ये है कि जब आपको ये क्लियर हो जाएँगी तो आपको परेशानी नहीं होगी आगे स्ट्रक्चर्स को समझने में। सुपीरियर इंफीरियर वाली बात होगी, हेड इज़ सुपीरियर टू द शोल्डर्स एंड नी जॉइंट इज़ इंफीरियर टू द हिप जॉइंट। जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल की टर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो रेफरेंस है वो हमारे पास आ जाता है ओरिजिन, स्ट्रक्चर के ओरिजिन जो है ना उससे हम इसको करते हैं। तो इसी तरह ये जो शोल्डर है इसका जो ओरिजिन है, ये आर्म है, इसका ओरिजिन ये वाला है। तो हम ये कहेंगे कि ये प्रॉक्सिमल है, आर्म जो है उसका ये प्रॉक्सिमल पार्ट है।
अगर हम बात करते हैं फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स जो हैं उसका प्रॉक्सिमल पार्ट ये है और जो डिस्टल पार्ट है वो ये है। अब ये जो क्रेनियल और कॉर्डल वाली टर्म्स हैं, ये भी उन्होंने क्या है कि समटाइम्स हम इन्फीरियर और सुपीरियर के साथ ही समटाइम्स यूज़ करते हैं। ये डिपेंड कर होता है जो है हमारे पास सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा-सा यूज़ करते हैं। फिर एक ये टर्म है रोस्ट्रल। रोस्ट्रल हम यूज़ करते हैं जो नोज़ है उसके रेफरेंस से। अभी जिस तरह टर्म है कि फोर ब्रेन इज़ रोस्ट्रल टू द हाइंड ब्रेन। तो अगर ये वाला है, इसके यहाँ पे फोर ब्रेन है और ये यहाँ पे नोज़ है। तो जो हाइंड ब्रेन है वो ब्रेन होगा वो यहाँ पे होगा। तो हम ये कहेंगे जो फोर ब्रेन है वो रोस्ट्रल है हाइंड ब्रेन से। यानी कि फोर ब्रेन जो है वो हाइंड ब्रेन से आगे है या नोज़ की तरफ है। तो फोर ब्रेन इज़ रोस्ट्रल टू द हाइंड ब्रेन। फिर हमारे पास एक टर्म आई थी सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल और डीप जो टर्म्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं रिलेटिव पोज़ीशन ऑफ द टू स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ द बॉडी के मुताबिक। जैसे मिसाल के तौर पे अब अगर हम ये पेशेंट है या ये बंदा है, इसकी जो स्किन है, स्किन से नीचे जो है इसके अंदर हम लेट्स से कि पहले स्किन आएगी। स्किन जो होगी वो अब सुपरफिशियल है और स्किन के नीचे जो-सा है वो इसका डीप स्ट्रक्चर हार्ट या लंग आएगा, तो हम कहेंगे कि वो डीप है, डीप टू द स्किन है। अब जिस तरह ये इन्होंने मिसाल दी है कि जो स्टर्नम है ये सुपरफिशियल टू द हार्ट है। तो अब ये जो इसकी ये यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम के नीचे हार्ट है, तो इसका मतलब है कि जो हार्ट है वो स्टर्नम के डीप स्ट्रक्चर है। फिर आता है हमारे पास स्टमक। स्टमक जो-सा है इज़ डीप टू द एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो एब्डोमिनल वॉल है इसके डीप अगर हम जाएँगे, इसकी गहराई में जाएँगे तो फिर हमें स्टमक नज़र आएगा। तो वो स्टमक जो-सा है वो एब्डोमिनल वॉल से डीप है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है कि सुपरफिशियल डीप जो-सा है ना समटाइम्स ये मोर एब्सोल्यूट टर्म तरह से भी यूज़ करते हैं। जिस तरह वो कहते हैं कि जिस तरह जो सुपरफिशियल रीजन ऑफ द बॉडी है उसके अंदर वो जो है ना ये एक्सटर्नल होती है, यानी कि बाहर की तरफ होती है एज़ कम्पेयर टू जो है ना डीप फेशिया के। ये डीप फेशिया हम बाद में देखेंगे। तो डीप स्ट्रक्चर जिस तरह अभी आज था हमारे पास स्ट्रक्चर सुपरफिशियल रीजन के जो स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर हमारे पास स्किन आए थे, सुपरफिशियल fascia आ जाते हैं और मेमोरी ग्लैंड जो है ये सुपरफिशियल आए थे। तो इसके अंदर जो डीप स्ट्रक्चर आए थे हमारे पास स्केलेटल मसल्स और विसरा जो है, विसरा जो एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम विसरा कहते हैं। तो वो जो ऑर्गन्स है वो डीप है स्ट्रक्चर्स। अब इस तरह हमने जो एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी भी कर लिए हैं और टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ये वहाँ भी हम ये देखेंगे थोड़े से रिलेशनशिप एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, प्लेन्स हमारे हो गए सॉरी। और उसके बाद ये आ गया हमारा अभी टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे, उसके बाद आगे हमारे पास एनाटॉमिकल टर्म यूज़ स्पेसिफिकली फॉर लिम्ब्स, इनको भी हम देखेंगे। ये जो है ये जीए के अंदर उन्होंने दी हुई है, जो लाइक के अंदर भी इमेजेस दी हुई हैं, मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन और उसके बाद हमारे पास ये ट्रांसवर्स प्लेन या एक्सियल प्लेन। फिर हमारे पास ये डेफिनेशंस हमने सारी पढ़ ली हैं। ये हमने क्रेनियल भी देख ली सारी और टर्म्स ऑफ मूवमेंट अब इनके ऊपर हम आते हैं। अब जो फ्लेक्शन है बेसिकली ये बेंडिंग मूवमेंट होती है। तो बेंडिंग मूवमेंट होती है इसके अंदर हमारे पास होता है जब एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज़ डिक्रीज़। अब जैसे ये देखें, एक बोन आ रही है ये और एक बोन एक जो यानी कि 2 बोन्स होते हैं बेसिकली तो वो यहाँ पे हैं। इनके दरमियान में जो एंगल है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है। इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। दूसरी भी सिचुएशन ये होती है कि जो ये वाली बोन है अगर इस सिचुएशन में थी, अब जो है ना ये इस सिचुएशन में हो गई है। तो इनके दरमियान में जो यहाँ पे एंगल है, जो इनके दरमियान में यहाँ पे एंगल है, अब वो इंक्रीज़ हो गया। तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स अ स्ट्रेटनिंग मोशन। तो जिसके अंदर जो एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज़ इंक्रीज़्ड। आपको ये टर्म्स को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लें। यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सटेंशन जो से ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सटेंशन और जो फ्लेक्शन है बेसिकली एग्ज़ैक्टली इसी तरह से ही हो। इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि जो है ना एम्ब्रियोलॉजिकली जो डोर्सल सरफेस है, अब ये यहाँ पे अभी जिस तरह बताया कि एक्सटेंशन जो सी है ना बेसिकली हम हर उस मूवमेंट को कहते हैं जो उस सरफेस या साइड की तरफ होती है जो कि डॉर्सल थी एम्ब्रियोलॉजिकली। अभी ये टर्म अभी थोड़ा-सा समझाऊँगा जिस तरह ये देखें, ये जो इस आर्म ने ये आर्म इस तरह था, अब इसको इस तरह से जब इसने मूव किया तो ये फ्लेक्शन हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके दरमियान में एंगल कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो ये जो-सा है ना इसके अंदर फिर हमारे पास डॉर्सल और ये वेंट्रल सरफेस वाली चीज़ आ जाती है। तो ये उस तरह से समटाइम्स जो है ना ये अप्लाई होती हैं। तो ये जो बात है इस टर्म की एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। जिस तरह आप ये देखें, इसमें एक्सटेंशन हुई है, इसके अंदर भी जो एंगल है वो डिक्रीज़ ही हुआ है। इसके अंदर भी एंगल जो है उसका वो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट हुई है ना ये डॉर्सल सरफेस यानी कि बैक ऑफ द हैंड की तरफ हुई है। तो ये जो डॉर्सल सरफेस है उसकी तरफ जो मूवमेंट हुई है उसको हम यूजुअली कह देते हैं कि ये एक्सटेंशन है। तो ये इस तरह के बहुत एक रेयर एक्सेप्शंस जो हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास आई थी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हेड। फ्लेक्शन के अंदर ये क्या हो रहा है कि ये फ्रंट की तरफ मूव है, इसको हम कहेंगे हेड की फ्लेक्शन हुई है और ये बैक की तरफ गया है, तो ये हम इसको कहेंगे कि हेड की फ्लेक्शन है। इसी तरह ये जो साइड पे जब ये मूव किया है तो हम इसको कहेंगे लैटरल फ्लेक्शन। इन दोनों मूवमेंट्स को हम यही कहते हैं कि ये लैटरल फ्लेक्शन है। इस साइड पे भी फ्लेक्शन है और इस साइड पे भी फ्लेक्शन है।
ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट लैटरल फ्लेक्शन और ये आ जाएगी हमारे पास राइट लैटरल फ्लेक्शन, क्योंकि हमने इस जो सब्जेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। और ये जो है ये हमारे पास रोटेशन है, ये हेड की रोटेशन है और ये जो है बॉडी की रोटेशन है। तो ये रोटेशन मूवमेंट भी होती है। इसी तरह ये हमारे पास भी यहाँ पे है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हैंड बात की हुई है। अब इसको उन्होंने टर्म्स में दिया हुआ है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन की हैंड की किस तरह, तो ये नहीं है वो पूछते होते कभी भी ना एसक्यू में एमसीक्यू में ये पूछते हैं कि ये इसको एक्सप्लेन करिए, इसके अंदर कोई टेक्निकल टर्म पूछे। बस हमें पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन जो है यहाँ पे जो हैंड है उसकी जो एक्सटेंशन है वो इस तरह की मूवमेंट है और जो हैंड की फ्लेक्शन है वो इस तरह की मूवमेंट है। फिर हमारे पास आ जाती है प्रोनेशन और सुपिनेशन। सुपिनेशन कहते हैं कि जब ये हाथ सीधा हो जाता है, ठीक है, फ्रंट की तरफ आ जाता है तो हम इसको कहते हैं सुपिनेशन, और जब ये बैक की तरफ चला जाता है, ये बैक साइड जो है ये या डोर्सल सरफेस अपवर्ड आ जाती है या तो इसको हम कहते हैं, या पोस्टीरियर ये एंटीरियर आ जाते हैं, हम इसको कहते हैं प्रोनेशन। तो ये एक चीज़ भी है कि सुपिनेशन सीधा हो जाता है और पी प्रोनेशन पुट्ठा हो जाती है। ये भी एक मतलब कि निमोनिक है। फिर ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स की जो इस तरह से फोल्ड हुई है, इनको हम कहते हैं फिंगर्स की फ्लेक्शन हुई है। जो थंब है इसकी मूवमेंट्स जो सी है वो इम्पोर्टेंट है। जब ये थंब इस तरह इसके बाकी फिंगर्स के साथ आके लग जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि थंब की एडक्शन हो गई है। और जब ये थंब इधर से दूर चला जाएगा तो हम इसको कहेंगे एबडक्शन हो गई है। ये चीज़ नोट करना है कि ये जो एबडक्शन है इसके अंदर थंब इस प्लेन से दूर चला गया, जबकि एडक्शन के अंदर वापस इस प्लेन में आ गया। अब एक्सटेंशन जो-सी है उसके अंदर थंब जो है वो साथ नहीं लगा हुआ, दूर हो गया, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। और ये जो थंब है अब इस तरह इकट्ठा हो गया तो हम इसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। अब ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये थंब के पॉइंट ऑफ व्यू से। थंब की एबडक्शन इस तरह से होती है और थंब की एडक्शन इस तरह से सीधा हो जाता है। अ, जो थंब की उसके बाद एक्सटेंशन होती है उसके अंदर ये इस तरह बाहर की तरफ आ जाता है, लेकिन प्लेन सेम है। और ये जो फ्लेक्शन होती है इसके अंदर जो है ये आ जाता है पाम के ऊपर आ जाता है, तो ये है, तो ये सेम प्लेन के अंदर मूवमेंट है इस तरह। तो ये जो है इनकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन जो है थंब की वो डिफरेंट है। जो ऑपोज़िशन है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो थंब है यहाँ से मूव करके ये जो लिटल फिंगर है इसके अगेंस्ट आएगा, इसको हम कहते हैं ऑपोज़िशन। और ये जो रीपोज़िशन है इसके अंदर क्या है कि जो थंब है वो वापस चला गया। ये सारी मूवमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर ये जो मूवमेंट है एक मसल है, जिस तरह यहाँ से आ रहा होता है एक मसल आता है, वो टेंडन आ रहा होता है, वो इनको करता है। और अब यहाँ पे जो ये जो दिए हुए हैं ना C8 T1, ये स्टेप 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये उस वक़्त याद करनी होती है क्योंकि हमने देखना होता है कि जिस तरह अभी ब्रेकियल प्लेक्सस है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसकी होती है, ये जो इनर्वेशन होती है C5 से शुरू होता है और T1 जो-सा होता है, जो अपर आर्म के ऊपर जो होती है ना वो जो नर्व, जिस तरह ये यहाँ पे दिखाई हुई है, C5 से T1 तक जो होते हैं वो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस इन एरिया को सप्लाई करते हैं। तो अगर हमने देखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सस में कौन-सी नर्व है डैमेज हुई है, तो उसको असेस करने के लिए हम जो है ना ये मूवमेंट्स को, इन मूवमेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। इन मूवमेंट्स से जो भी डिफेक्टेड होगी हमें पता लग जाएगा कि आइदर C1 डिफेक्टेड है, C8 डिफेक्टेड है, C5 है या C7 है, ये चीज़ें हमें पता लग जाएँगी। अब हम देख लेते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द फुट। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे पहले ये देखते हैं। अब ये जो डॉर्सिफ्लेक्शन है और ये है प्लांटर फ्लेक्शन। हमने ये देखा है जो बैक होती है ना, तो अभी हमें तो ये चीज़ पता थी कि जिस तरह ये वाला स्ट्रक्चर इसमें ये बैक है और ये फ्रंट है, तो ये बैक जो है वो डॉर्सम था। अब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो जब डेवलपमेंट होती है ना, तो उसके अंदर ये वाला जो पाम है तो ये अंदर वाली साइड पे होती है बॉडी के अंदर, जो क्योंकि ये जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं ये रोटेट हुए होते हैं, ये लोअर लिम्ब खास तौर पे। तो इस वजह से इसके अंदर क्या होता है, अब ये प्लांटर सरफेस बन जाती है, ठीक है? तो आप इसको ये भी या प्लांटर सरफेस को इस तरह याद कर सकते हैं कि जो हथेली वाली साइड है ना वो, तो पाँव की जो हथेली या तलवे या कह लें वो इस साइड पे होती है। तो इसके अंदर इसको हम कहते हैं इसलिए प्लांटर फ्लेक्शन, और ये जो उनसे ये बैक फुट की बन जाती है इस वजह से इसको हम कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है? सो ये चीज़ें, ये थोड़ी-सी जो टर्म्स हैं ये अंडरस्टैंड करनी है कि प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन पाँव के अंदर डिफरेंट होती है, फुट के अंदर डिफरेंट होती है और हैंड के अंदर डिफरेंट। फिर होती है हमारे पास इन्वर्जन और फिर होती है हमारे पास इवर्जन। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि ये जो फुट है ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, और जो इवर्जन है उसके अंदर फुट जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इसको हम कहते हैं इवर्जन और इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो ये लोअर लिम्ब है इसके अंदर ये जो ये वाली बोन है और ये वाली बोन है, ये आपस में इनके दरमियान में एंगल कम हो रहा है, इसको यहाँ पे सी फ्लेक्शन वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। और ये जो सी ये वाली जो बोन है ये साइड पे ये, तो ये एक्सटेंडेड जो है ये आप कह लें लेग एक्सटेंडेड है, और ये जो यहाँ पे लेग है ये फ्लेक्स्ड है। ओके साहब, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि ये जो जॉइंट है ये फ्लेक्स्ड है, ठीक है? हम इसको कहते हैं नी जॉइंट जो है ये फ्लेक्स्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बंदा इस तरह खड़ा है अगर, तो इसका जो ये पूरी हिप जॉइंट है, ये इस एंगल की अब हम बात करें यहाँ पे,
तो ये जो है पूरा हिप जॉइंट, वहाँ पे ये फ्लेक्शन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है कि एक्सटेंशन हो रही है। तो ये जो चीज़ है ये हमें बता रही है कि फ्लेक्शन हिप जॉइंट पे क्या फ्लेक्शन है और हिप जॉइंट पे ये एक्सटेंशन है। इस तरह फिर हमारे पास आ जाती है एबडक्शन। एबडक्शन के अंदर जिस तरह ये लेग है, ये इधर बॉडी के इस वाले फुट से दूर जा रही है तो इसको हम कहेंगे एबडक्शन, और अगर ये करीब आ रही है तो हम इसको कहेंगे एडक्शन। फिर हमारे पास आई थी मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन। लैटरल रोटेशन में ये जो फुट है ये बाहर की तरफ जब मूव करेगा तो इसको हम कहेंगे लैटरल रोटेशन, और जब ये फुट अंदर की तरफ मूव करेगा तो हम इसको कहेंगे मीडियल रोटेशन। ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोनाउंस्ड मूवमेंट नहीं होती, बट थोड़ी बहुत होती है, इसलिए लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये लैटरल और मीडियल रोटेशन। फिर यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे सर्कमडक्शन दी हुई है। अगर आप आर्म को पूरी तरह से जो है ये इसको घुमाएँ तो इसको हम कहते हैं जो है सर्कमडक्शन। पहले क्या हुई है कि आर्म फ्लेक्शन हुई, ये आगे की तरफ आया, फिर उसके बाद एबडक्शन हुई। यानी कि पहले फ्लेक्शन में बेसिकली ये फ्रंट की तरफ आएगा, इस तरह फ्रंट की तरफ आएगा, फिर बाहर की तरफ जाएगा और फिर वापस वो इस तरह, यानी कि पूरा ही घुमा के, जिस तरह आप कहेंगे, जिस तरह बॉलर एक बॉलिंग करवाता है ना, उसके ऑपोज़िट कहेंगे। बॉलिंग करवाते हुए तो पीछे से आगे लाता है ना, लेकिन इसके अंदर क्या है फ्लेक्शन, एबडक्शन, फिर एक्सटेंशन और एडक्शन। तो वो थोड़ा-सा इसको जो रिवर्स मूवमेंट है उसको हम कहते हैं सर्कमडक्शन। सुपिनेशन और प्रोनेशन हमने ये देख ली। अभी जो अब टर्म्स हैं ये टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट है, इसमें से काफ़ी सारी हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अभी जो एनाटॉमिकल टर्म्स है यूज़ स्पेसिफिकली फॉर द लिम्स है, इनको हम देखते हैं अभी। जो टर्म्स लिम्स के हिसाब से यूज़ होते हैं ना बेसिकली, वो टर्म्स इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अब जो फर्स्ट ईयर है और उसके मॉड्यूल 1 और 2 है, उसके अंदर अपर लिम्स और लोअर लिम्ब भी डिस्कस होते हैं। तो इस तरह ये पहले हमारे पास आई थी पाल्मर सरफेस, ही यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पाल्मर सरफेस है। फिर ये आई थी हमारे पास एंटीरियर एंटेब्रेकियल। ये वाला जो एरिया ये हमारे पास आ जाता है क्यूबिटल एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिटल फोसा होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास एनाटमी के लिए। हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो ये क्यूबिटल रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास आ गई ये एंटीरियर ब्रेकियल, ठीक है? ये इस एरिया से लेकर यहाँ तक जो ये है, ये एंटीरियर ब्रेकियल है। ये हमारे पास डेल्टॉइड एरिया है, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल होता है, ये डेल्टॉइड एरिया, ये याद होते जाएँगे, बस अभी सिर्फ़ सुनने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया बन जाता है हमारे पास ये एक्सिलरी है। यहाँ पे इसको हम, जिसे हम आम ज़ुबान में बगल कहते हैं, तो ये एक्सिला है बेसिकली है। एनाटॉमी में इसको एक्सिलरी एरिया कहते हैं। फिर हमारे पास ये जो एरिया है ये पेक्टोरल है, यहाँ पे पेक्टोरल मसल्स होते हैं जो जो एक्सरसाइज करते हैं वो पेक्स बनाते हैं पेक्टोरल एरिया, क्योंकि इनके नीचे पेक्टोरल सरफेस होते हैं। ये मेमोरी एरिया दिखाया है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इसके नीचे जो है ये इंफ्रा मेमोरी एरिया फिर, और ये जो एरिया ये है प्री स्टर्नल एरिया, इसके नीचे जो है स्टर्नल बोन जो है वो होती है। ये हमारे पास आ गया, अब ये जो एरिया आ गया ये हमारे पास आ गया क्लेविकुलर एरिया। ये इसको लेबल नहीं दिया, ये क्लेविकल वाला एरिया है, और क्लेविकल से नीचे जो है वो इंफ्रा क्लेविकुलर एरिया, और क्लेविकल से ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे फिर ये आ गया हमारे पास एंटीरियर सर्वाइकल। एंटीरियर सर्वाइकल के साथ जो है ये स्टेर्नोक्लाइडोमास्टाइड जो है ये एक मसल है, उसके हिसाब से ये एरिया। फिर हमारे पास लेटरल सर्वाइकल एरिया, ये जो जबड़ा है या ये जॉ बोन के जो फ्रंट है इसको हम कहते हैं मेंटल। अब ये जो एंटीरियर एंटीब्रेकियल है इसके पीछे ये नीचे है पोस्टीरियर एंटीब्रेकियल भी। और जो यहाँ पे हमने क्यूबिटल एरिया एंटीरियर पे देखा है ना, तो ये जो अब ये जो आर्म है ना, इसको अगर आप देखें तो इसने बाहर की तरफ घुमाया हुआ है, इसको हम कहेंगे लैटरली रोटेटेड है। तो ये जो लैटरली रोटेट करके दिखा रहे हैं ना, तो ये इसमें दिखा रहे हैं एंटीरियर एल्बो। एंड ये क्यूबिटल, और क्यूबिटल के जो है ये थोड़ा सा बैक पे ये एंटीरियर एल्बो दिखाई हुई है, हो जाएंगे। ये लैटरल जो एरिया ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, अगेन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, साथ-साथ याद होते जाएँगे। अब लोअर लिम्ब पे आ जाते हैं हम, तो लोअर लिम्ब के ऊपर ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये एब्डोमेन जो सा ना, ये अम्बिलिकस सेंटर पे जो सा होता है ये अम्बिलिकल एरिया बनता है। फिर हमारे पास यहाँ पे बनता है लंबर एरिया। जो ये स्टर्नम है जहाँ पे ये एंड होती है ना, इसके नीचे जो छोटा एरिया बनता है वो ये ट्रायंगुलर सा बनता है, जो ये बनता है एपिगैस्ट्रिक एरिया। एपिगैस्ट्रिक एरिया के नीचे जो अम्बिलिकस के इर्द-गिर्द जो है वो अम्बिलिकल एरिया है, और साइडों पे है लंबर एरिया। अब लंबर एरिया जो है उसके नीचे यहाँ पे बनेगा इंग्वाइनल एरिया दोनों साइड्स पे। यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, तो ये इंग्वाइनल जो है उसके इसके हिसाब से इंग्वाइनल एरिया है। अब ये जो अम्बिलिकल है उसके बिल्कुल नीचे जो है ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक एरिया। ये जो हाइपोगैस्ट्रिक और ये यहाँ पे जो इंग्वाइनल एरिया के साथ ये जो हिप एरिया दिखाया हुआ है ना, ये बैक यानी कि पोस्टीरियर जो है पोर्शन ये वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे फेमोरल ट्रायंगल बनती है। अब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से इसको फेमोरल ट्रायंगल को अलहदा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जिस तरह यहाँ पे क्यूबिटल अलहदा दिया हुआ है ना, इसी तरह यहाँ पे फेमोरल ट्रायंगल है। फेमोरल ट्रायंगल से नीचे फिर हमारे पास आ जाता है ये एंटीरियर फेमोरल, क्योंकि यहाँ पे एक फेमर बोन होती है, उसके भी साथ नाम तो एंटीरियर फेमोरल एरिया या उसके बाद अच्छा ये हमारे पास नीचे जो है पेरिनियल एरिया, उसके बाद हमारे पास ये जो आ जाती है फिर एंटीरियर नी।
ये जो एंटीरियर फेमोरल एरिया है और उसके नीचे जो ये नी जॉइंट है, इसके अंदर सारा ये जो एरिया ये एंटीरियर नी है। यहाँ पे फिर हमारे पास एंटीरियर लेग और पोस्टीरियर लेग। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये हील जो है स्पेसिफिकली हील से रिलेटेड ही है और जो डॉर्सम ऑफ द फुट है, वो हमारे पास हील से आगे जो है वो डॉर्सम ऑफ द फुट है। तो ये इसके अंदर जो इंसान के लैंडमार्क्स होते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, वहाँ से होता है, लेकिन वो इतने एब्सोल्यूट नहीं होते कि हमें उनको याद करने या रट्टा लगाने की ज़रूरत। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आएगी थी इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल हम कहते हैं कि जो जब दोनों चीज़ें एक ही साइड पे होते हैं तो हम इसको कहते हैं इप्सिलैटरल। जैसे राइट हैंड और राइट फुट जो हैं वो इप्सिलैटरल हैं, दोनों एक साइड पे हैं। इसी तरह हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो कॉन्ट्रालैटरल है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे, तो हम इसको कॉन्ट्रालैटरल कहते हैं। ये जो स्पेशल टर्म्स फॉर लिम्स हैं इनको देखेंगे जब बोन्स के साथ डिस्कस करेंगे, रेडियल बॉर्डर, अल्नर बॉर्डर। क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं रेडियल बॉर्डर क्या है। अब ये जो यहाँ पे ना रेडियस होते हैं, तो ये जो साइड है ना, बॉर्डर हम तब कहते हैं जिस तरह ये जो एंड बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं ये बॉर्डर होता है किसी भी जगह पे। तो ये जैसा बॉर्डर सरफेस है इस तरह, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला पार्ट रेडियल बॉर्डर होगा। इसी तरह फिर ये वाला जो पार्ट होगा वो हमारे पास अल्नर बॉर्डर होगा। ये अल्नर बॉर्डर और रेडियल बॉर्डर। फिर हमारे पास आ जाता है टिबियल बॉर्डर। ये जो होगा बॉर्डर, ये होगा टिबियल बॉर्डर और ये वाला होगा फेमोरल बॉर्डर। तो ये जो हमारा ये जनरल एनाटमी में इंट्रोडक्शन जो है टू जनरल एनाटमी, ये काफ़ी हद तक कंक्लूड हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं, बट लेकिन जो मेन चीज़ें वो यहाँ से कवर